शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इकोसिस्टम चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं क्या है, इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भू जैव रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होता है। मेनली इसमें बात किया जाता है पोषण चक्र का, जिसमें हम लोग को मेनली 3 प्रकार का चक्र पड़ रहा है, एक कार्बन चक्र, एक नाइट्रोजन चक्र और एक फास्फोरस चक्र। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र की सेवा, इसका मीनिंग क्या है, इकोलॉजिकल सर्विस क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की क्या क्या सेवाएं हैं, इकोसिस्टम सर्विस, इकोसिस्टम सर्विस। क्लियर है कि नहीं? हमारा जो इकोसिस्टम है वो हमको क्या क्या सेवाएं दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला सेवा क्या दे रहा है, ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है हमारा इकोसिस्टम। बिना ऑक्सीजन के क्या कोई भी जीव जीवित रह पाएंगे क्या? नहीं। तो सबसे पहले तो सेवा है O2 का उत्पादन। दूसरा आपका प्रदूषण का यही नियंत्रण कर रहा है, प्रदूषण का ही ये क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। बाढ़ का भी ये नियंत्रण कर रहा है, बाढ़ का भी क्या कर रहा है, नियंत्रण। जैव विविधता का स्रोत भी यही है, जैव विविधता का स्रोत। बायोडाइवर्सिटी हमको किसके कारण देखने को मिल रहा है, इकोसिस्टम के कारण। और बायोडाइवर्सिटी के भी बहुत सारे प्रत्यक्ष लाभ है और अप्रत्यक्ष लाभ, इसके बारे में बात कर लिए थे। इसके अलावा इकोसिस्टम के कारण ही पोषक पदार्थों का पुनर्चक्रण हो रहा है, पोषक पदार्थों का चक्रीकरण हो पा रहा है, किसके कारण, इकोसिस्टम के ही कारण। और क्या क्या हो सकता है, परागण में भी मदद कौन कर रहा है, हमारा इकोसिस्टम ही मदद कर रहा है। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम सर्विस को यदि देखें, ठीक है ना, तो वो तो अनंत है, अथाह है, बहुत सारा आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं? अब क्या हुआ था, ध्यान समझना, ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जो हमको सर्विस प्रोवाइड करता है, हमको इतना सारा इससे लाभ मिलता है, ठीक है ना। यदि इसका मूल्य निर्धारण करेंगे तो क्या होगा, जैसे ऐसा तुम लोग सोचो, ध्यान से समझने का कोशिश करना। इकोसिस्टम सर्विस का मैं वैल्यू यदि जनरेट करें, ठीक है ना, तो उसका मान कितना होगा। तो एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, नाम क्या है, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, इस वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम सर्विस के लिए, इकोसिस्टम सर्विस के लिए टोटल 33 ट्रिलियन डॉलर डिसाइड किया एक वर्ष के लिए। मतलब हमको इकोसिस्टम इतना सारा, ध्यान समझना, इकोसिस्टम इतना सारा सुविधा दे रहे हैं, तो मान लो इसके बदले हम उसको पैसा देते, मान लो ये कोई मनुष्य रहता और इसको हम लोग, या कोई कंपनी रहता, इसको यदि पैसा देते तो कितना पैसा लगता, एक साल में ही एक मनुष्य को 33 ट्रिलियन डॉलर। कितना लगता, 33 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। यूएस है ना, अमेरिका, अमेरिका का जो जीडीपी है टोटल पूरा, उसका मान ही है कितना, 18 ट्रिलियन डॉलर, यानी जस्ट उसका डबल। और ये केवल एक साल का खर्चा है, केवल एक मनुष्य का एक साल का खर्चा। और सबसे ज्यादा खर्चा, यानी कि पैसा पे करोगे मान लो इकोसिस्टम को, तो सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, 50% पैसा देना पड़ेगा तुमको मिट्टी के संरचना के लिए। मृदा का संरचना होना कोई आसान बात नहीं है, इसमें हजारों करोड़ों वर्ष लगे हैं, जो मिट्टी अभी के डेट में है और जिसमें क्या हो रहा है, अनुक्रमण चल रहा है, जिसके कारण सारे के जीव उसके ऊपर निर्भर हैं। तो सबसे ज़्यादा 50% पैसा किसके लिए देना पड़ेगा, मृदा के संरचना के लिए, ठीक है ना। पोषण चक्र है, मनोरंजन है, ठीक है, प्लस मनोरंजन है, बहुत सारा चीज़ इसमें शामिल होगा। तो उसके लिए तुमको 10% पैसा देना पड़ेगा, 10% इसी का लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कितना परसेंट, 10%। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जलवायु नियमन और हैबिटाट के लिए, तुम यहाँ रहते हो तो चलो यहाँ का रेंट दो बोलेगा, पृथ्वी का तुम्हारा जो जमीन है, चलो इसका रेंट दो बोलोगे, तुम तो अपने से स्वघोषित कर दिए ना मालिक। मान लो भगवान आया और बोलेगा इसका भी पैसा दे तू मेरे को, ठीक है ना। तो कितना, जलवायु प्लस आवास का कितना परसेंट हिस्सा होगा, 6%। किसने डिसाइड किया है, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने। कितना, 33 ट्रिलियन डॉलर, वो भी किसमें, यूएस डॉलर है ना, ये क्या है, यूएस डॉलर। तो ये बात सेम टू सेम ऐसा है कि तुम लोग माँ बाप जो तुमको पाले पोसे हैं, तो तुम लोग ऐसी बोलोगे कि नहीं आप जितना भी मेरे ऊपर लगाओ, चलो इसे फेंक देता हूँ तुमके ऊपर, तो उसका क्या तुम एहसान उतार पाओगे क्या? नहीं। वो रात रात भर जगे है, उसका क्या तुम लोग एहसान उतार पाओगे क्या? नहीं। चलो पैसा लगा है, मेरे पढ़ाई में लेकर अभी से लेकर के अभी तक का इतना पैसा लगा है, चलो उसका पैसा दे दिए, कमाने लग गए, तो ठीक है। मेरे जन्म से लेकर के मेरे लिए इतना सामान ले गए, इतना, लेकिन उन्होंने जो तुमको प्यार दिया है, ठीक है ना, तुमको इतना सारा हर चीज़ सिखाया है, तुम्हारे हर परिस्थिति में खड़े रहे हैं वो, ठीक है। उन सबका यदि वैल्यू निकालो तो क्या उसका कोई मोल हो सकता है क्या? नहीं। वैसे ही इकोसिस्टम, हम लोग मदर नेचर का बात करते हैं ना, प्रकृति को अपनी माँ माना जाता है। बिश्नोई समाज के बारे में तुम लोग को एक दिन बताया था, ठीक है।
तो सेम टू सेम हमको उनसे उदाहरण यानी प्रेरणा लेना चाहिए। ठीक है, ये जो चीज़ नॉर्मल सा ऑक्सीजन जो तुम आसानी से ले रहे हो, याद करो कोविड के टाइम में एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़पना पड़ा था, याद है कि नहीं? ऐसा कहानी चला था ना। तो इकोसिस्टम हमको जितना भी सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, उसका कोई मोल लगा सकता है क्या? नहीं। जैसे मम्मी पापा का प्यार का उन्होंने जितना तुमको दिया है, ठीक है, उस चीज़ का कोई कभी मोल लगा सकेगा क्या? नहीं। तो वैसे ही हमारा जो मदर नेचर है हमारे लिए जो इतना सारा सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है ना, हमको हर चीज़ जो प्रोवाइड कर रहा है उसका यदि हम लोग मोल निकालना कहें तो ऐसा 1000 भी जन्म ले ले तो भी उसको कर्जा उतार पाएंगे क्या? नहीं। यहाँ तक क्लियर है? इस चीज़ को समझाना चाह रहा था एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो इकोलॉजिकल पार्ट है ना, वो ना बच्चों में ना, ध्यान समझना, इकोलॉजी को इतना ज़्यादा देर तक क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि उनमें ना क्या बोलना चाहिए, एक ऐसा मानवीय गुण का विकास हो ताकि वो अपने पर्यावरण के प्रति सजग हो पाए। ठीक है, ताकि उनको अपने आसपास हो रही जो घटना है ना वो एकदम सामान्य न लगे। ठीक है, हम लोग पर्यावरण को आसानी से नष्ट कर रहे हैं, लेकिन सोचो उसके कारण कितना स्थिति खराब होते जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, ठीक है, लगातार टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि गर्मी के दिनों में बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तुम तो इसी लेने में सक्षम हो, लेकिन ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या ऐसे लोग जिनके लिए रहने के लिए घर नहीं है, वो कैसे रहेंगे? और ये सब किसका गलती है? हायर क्लास और मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास सोचता नहीं है, ठीक है, लोअर क्लास उतना सोचे, उसके पास उतना टाइम नहीं है, और अमीरों को कमाने से फुर्सत नहीं है। तो इकोलॉजी को इतना ज़्यादा डील से पढ़ाने का मेन उद्देश्य वही रहता है ताकि हमारे अंदर में ऐसे मानवीय गुणों का विकास हो, ऐसे मानवीय मूल्यों का विकास हो, ताकि हम केवल अपने बारे में ना सोचें, ठीक है, दूसरे लोगों के बारे में भी सोचें। आगे बढ़ें क्या? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल? बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल इसको बोलते हैं भू जैव रासायनिक चक्र। कितना चीज़ शामिल हो रहा है इसमें? 3 चीज़। पहला तो भूमि, ठीक है ना, सॉरी, बायोजियोकेमिकल साइकिल जैव भू रासायनिक है ना, जैव है फिर ये भू है, भूमि, ठीक है ना। सबसे पहले जितने भी जीवित जीव हैं, जीवित जीव, इसमें कौन कौन आ जाएंगे? पादप, और जितने भी जंतु हैं वो शामिल हो जाएंगे। भू मतलब आपका मिट्टी, भूमि, क्लियर है कि नहीं? रासायनिक मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। एक पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए केवल एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता, एनर्जी के अलावा बहुत सारे, ठीक है ना, पोषक पदार्थों का जरूरत पड़ता है। पोषक पदार्थ का क्या पड़ता है? जरूरत पड़ता है। केवल चावल खा लोगे तो तुम्हारा क्या, ध्यान समझना, केवल चावल को खा लोगे तो क्या तुम्हारा पूरा शरीर को एनर्जी मिल जाएगा क्या? नहीं, संतुलित आहार चाहिए ना तुमको, तो हर चीज़ चाहिए। क्लियर है कि नहीं कहानी में? तो ध्यान समझना क्या बोल रहा हूँ। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है हमारे, ध्यान समझना, मान लो ये हमारा गोला है ना, पृथ्वी है, तो पृथ्वी में ये हमारा ये जो भूमि है, ठीक है ना, भूमि से हम लोग जो भी पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, या वायुमंडल से हम लोग जो भी पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, जल से भी जो भी पदार्थ हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, वो लौट करके फिर से कहाँ आएगा? इसी मिट्टी में आएगा, इसी वायुमंडल में आएगा। इनका लगातार क्या चलते रहता है? चक्र चलते रहता है। जैसे बोलते हैं ना मिट्टी का मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा वाला कहानी, सेम टू सेम यही कहानी है। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? जितने भी पोषक पदार्थों को हम किससे ग्रहण करेंगे? मिट्टी से ग्रहण करेंगे या पेड़ पौधे से ग्रहण करेंगे? जिनसे ग्रहण करेंगे उनमें फिर से चला जाएगा, और ये कहानी लगातार चलते रहता है। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्लियर है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझने का कोशिश करना। हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में उपस्थित जो हमारा भूमि है, जितना भी जीवित पदार्थ है, उनमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का लगातार विनिमय होते रहता है, एक्सचेंज होते रहता है। क्लियर है कि नहीं? और यह चक्र लगातार चलते रहता है, और इसी को बोला जाता है क्या? बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल रहता है मेनली 2 टाइप का रहता है। कितने टाइप का रहता है? 2 टाइप का। ध्यान से समझना, बायोजियोकेमिकल साइकिल कितने टाइप का रहता है? 2 टाइप का। एक होता है आपका गैसीय चक्र, गैसीय चक्र, और एक होता है अवसादी चक्र। पेपर में अंतर आता है, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र क्या होता है। क्लियर है कि नहीं? ध्यान समझना, बायोजियोकेमिकल साइकिल ये पोषण चक्र,
कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है गैसीय चक्र और एक होता है क्या? अवसादी चक्र। जब पोषक पदार्थ का भंडारण, देखो ठीक है, जहां पास कार्बन स्टोर होकर के होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिजर्वायर। क्या बोलेंगे? रिजर्वायर, संग्राहक। क्या बोलते हैं? रिजर्वायर या संग्राहक। जैसे पेड़ पौधे हैं, कार्बनिक पदार्थों के क्या है? रिजर्वायर है, ठीक है ना। पेड़ पौधे हैं वो कार्बनिक पदार्थों के क्या है? रिजर्वायर है। हाइड्रोजन का रिजर्वायर क्या है? पानी है, H2O जी। समझ आ रहा है कि नहीं? रिजर्वायर मतलब जिस चीज में, ध्यान से समझना, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे शरीर में भी है तो हम भी क्या है? रिजर्वायर हैं। क्या है? रिजर्वायर है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से समझना, जब पोषक पदार्थों का संग्राहक, पोषक पदार्थों का जब संग्राहक क्या हो? आपका वायुमंडल हो या तो फिर क्या आपका जल हो। मतलब जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये जितना मिट्टी से नहीं मिलेगा उतना हमको कहाँ से मिलेगा? वायुमंडल से, या फिर कहाँ से मिलेगा? जलमंडल से। क्लियर है कि नहीं? मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में ये जो पोषक पदार्थ है वो कहाँ पाए जाते हैं? या तो वायु में पाए जाते हैं या तो जलमंडल में पाए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? मतलब इनका रिजर्वायर क्या है इन सभी तत्वों का? वायुमंडल या जलमंडल, ठीक है ना। और ये जो चक्र शो करेंगे उस चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? गैसीय चक्र। क्या बोलते हैं? गैसीय चक्र। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसको लिया जाता है। किसको किसको बोला मैं? कार्बन चक्र को, हाइड्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र या नाइट्रोजन चक्र। क्लियर है कि नहीं? इसको शामिल किया जाता है। अवसादी चक्र, ठीक है ना। अवसादी चक्र में पोषक पदार्थ का जो रिजर्वायर होता है, संग्राहक जो होता है, वो क्या होगा? चलो बताओ, कौन सा मंडल बचा? स्थल मंडल। क्या होता है? स्थल मंडल। क्लियर है कि नहीं? ऐसा पोषक पदार्थ जो मिट्टी में पाया जाता है, वायुमंडल में उपस्थित नहीं है, ना ही जल में ज्यादा मात्रा में, अल्प मात्रा में है भी तो अल्प मात्रा में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवसादी चक्र। क्या बोलते हैं? अवसादी चक्र। अवसादी चक्र में पढ़ा जाता है कैल्शियम का साइकिल। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? मिट्टी से मिलेगा, चूने पत्थर, ऐसा टाइप का जी, ठीक है। और फास्फोरस का और सल्फर का, ठीक है ना। कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर। कई बार ऐसा आ जाता है कार्बन चक्र और फास्फोरस चक्र में अंतर लिखिए, तो क्या बोलोगे? कार्बन चक्र यह एक गैसीय चक्र है और यह एक अवसादी चक्र है। इसका संग्राहक वायुमंडल या जलमंडल होता है, इसका संग्राहक क्या लिखोगे तुम लोग? स्थल मंडल होता है। क्लियर है कि नहीं? कई बार क्या किया जाता है, गैसीय चक्र को ही ना, ये जो जलमंडल है ना, तो जल चक्र भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जल चक्र। क्लियर है ना? मतलब गैसीय चक्र में फिर से इसको तुम लोग डिवाइड कर सकते हो, गैसीय चक्र को गैसीय चक्र और जल चक्र, लेकिन मेनली एनसीईआरटी केवल क्या बोलता है? गैसीय चक्र। क्या बोलता है? गैसीय चक्र। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? ठीक है, ठीक है। तो अवसादी चक्र क्या होता है और गैसीय चक्र क्या होता है, समझ आया? सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? गैसीय चक्र में कार्बन चक्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कार्बन चक्र के बारे में। बचपन से पढ़ रहे हो वही सब चीज है। देखो असल में क्या होता है, पेड़ पौधे जो रहते हैं, ठीक है ना, वायुमंडल में देखो कार्बन चक्र कैसा चक्र है, पहले तो क्या बताओगे? यह एक गैसीय चक्र है। कार्बन सबसे ज्यादा कहाँ होता होगा? कार्बन सबसे ज्यादा कहाँ होता होगा? वायुमंडल में। और कहाँ हो सकता होगा आपका? यदि मैं गैसीय चक्र बोलूँ तो और क्या होगा? और कहाँ हो सकता है? वायुमंडल के अलावा जलमंडल में। कहाँ हो सकता है? जलमंडल। क्लियर है कि नहीं? 2 जगह हो सकता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को, वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण में और उसको अपने अंदर स्टोर कर लिए। उसके बाद इस पेड़ पौधे को कौन खाए? जंतु। कौन खाए? जंतु। ये जो जंतु है, ध्यान समझना, जब श्वसन का क्रिया करता है तो श्वसन द्वारा फिर से CO2 को छोड़ देता है, जिधर से आया उधर फिर से चला गया। अच्छा, वाहनों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में जा रहा है। अच्छा, इधर देखो पादप है, यदि, ध्यान समझना, पादप है, यदि ये मिट्टी में क्या हो गए? दब गए। क्या हो गए? दब गए। भूस्खलन हुआ, बाढ़ आ गया तो मिट्टी में दब गए, तो दब जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? खनिज पदार्थ बन जाएंगे। और उनसे हमको क्या मिलेगा इन फ्यूचर? पेट्रोल और डीजल, जिसमें से फिर से क्या रिलीज हो जाएगा? आपका वायुमंडलीय CO2। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ध्यान से देखो, यदि पादप मर जाए या जंतु भी मर जाए तो उनका क्या होगा? डेट्राइटस में कन्वर्जन होगा, फिर वो उनका अपघटन होगा, और अपघटन होगा तो वो किस में जाएंगे? मिट्टी में जाएंगे। किस में जाएंगे? मिट्टी में। और मिट्टी से फिर से रिलीज हो जाएगा क्या? आपका CO2। क्या रिलीज हो जाएगा? CO2। तो बस रिलेट करना है, जहां से आया था वहीं पास सबको चले जाना है। क्लियर है कि नहीं? तो इसको बस याद रख लिए रहना आप लोग। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कि वायुमंडल से CO2 को प्राप्त करता है पादप, फिर पादप से जंतु, जंतु मरे चाहे पादप मरे, डेट्राइटस उसके ऊपर काम करेगा।
क्लियर है कि नहीं, फिर अपघटन होगा, फिर से CO2 वहां चला जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये कंप्लीट हो गया आपका कौन सा चक्र, कार्बन चक्र। दूसरा चक्र देखते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, कार्बन चक्र के बाद हम लोग बात करते हैं किसका, फास्फोरस चक्र के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, फास्फोरस चक्र के बारे में। ध्यान देना, फास्फोरस चक्र जो है, फास्फोरस चक्र एक अवसादी चक्र है, ठीक है ना। फास्फोरस का भंडार जो है, ठीक है, न तो आपका जलमंडल है न तो वायुमंडल है, क्या है, स्थल मंडल। जैसे स्थल मंडल में क्या है, चट्टान है, चट्टान है, चट्टान टूटा, चट्टान में क्या उपस्थित है, यदि इसको आप छेद किए तो इसमें क्या उपस्थित था, आपका फास्फोरस था। क्या था, फास्फोरस। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब ये जो फास्फोरस है, ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये जो फास्फोरस है, ठीक है, ये पानी में घुल गया या मिट्टी में घुल गया, फिर उस मिट्टी को, ध्यान समझना, इस मिट्टी को कौन ग्रहण करेगा, इस मिट्टी में कौन उगेगा, पादप। कौन उगेगा, पादप। अच्छा, इस पादप को कौन खाएगा, जंतु खाएगा। क्या, इस पादप को कौन खाएगा, जंतु। अब ये जंतु या ये पादप, ये दोनों मर गए, तो इनके ऊपर कौन काम करेगा, फिर से अपरत, डेट्राइटस, ये डेट्राइटस कहलाता है, इसके ऊपर कौन काम करेगा, डेट्रीवोर्स। और फिर से इसको पूरी तरह से अपघटित कर दिया जाएगा, फिर से मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और मिट्टी मिला दिया फिर से वहीं आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब फास्फोरस जो कहाँ था, जमीन में था, मिट्टी में था या चट्टान में था, वो शुरुआत हुआ कहाँ गया, पादप में गया, पादप से किस में गया होगा, जंतु में, दोनों खत्म हो गए, फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, डेट्राइटस में कन्वर्ट हो गया, फिर से उसको मिट्टी में मिला दिया गया। समझ आ रहा है कि नहीं? जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पास क्या हो गया, ये खत्म कहानी। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका कौन सा चक्र, फास्फोरस चक्र। क्या, फास्फोरस चक्र। बोलोगे थोड़ी? अच्छा, पेड़ पौधे ना मिट्टी से फास्फोरस को फास्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन से रूप में ग्रहण करते हैं, फास्फेट आयन, PO4- आयन के रूप में पादप फास्फोरस को ग्रहण करते हैं। अच्छा, माइकोराइजा पढ़े थे ना, माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा फास्फोरस को अवशोषित कराने में मदद करता है। कौन, माइकोराइजा। कौन, माइकोराइजा। और कौन से वंश का माइकोराइजा, ग्लोमस वंश का। कौन से वंश का, ग्लोमस वंश का, ठीक है ना। फास्फोरस को, फास्फेट को अवशोषण कराने में मदद करता है। माइकोराइजा किसके किसके बीच का सहजीवी संबंध है, माइकोराइजा किसके किसके बीच का सहजीवी संबंध है, कवक प्लस पादप। याद आया, कवक प्लस पादप। क्लियर है, कवक प्लस पादप दोनों के बीच का सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं हम लोग, माइकोराइजा। कवक और सवाल रहता था उसको क्या बोलते थे, लाइकेन। क्या बोलते थे, लाइकेन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? फास्फोरस के बारे में कुछ कुछ MP बात जान लेना। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, फास्फोरस ध्यान समझना, सबसे ज़्यादा फास्फोरस समुद्री चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, समुद्री चट्टानों में। फास्फोरस और कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, समुद्री चट्टानों में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक क्वेश्चन आता था पहले, गुआनो किसे कहते हैं करके, GUANO, शायद गुआनो ही है, ठीक है ना। समुद्री पादप जो रहते थे, ठीक है ना, समुद्री पादप को समुद्री मछली ग्रहण करेगा या समुद्री पक्षी ग्रहण करेगा, ठीक है। और समुद्री पादप में किसका मात्रा ज़्यादा रहेगा, फास्फेट का। तो वो जब मल त्याग करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसका रहेगा, फास्फेट आयन का। तो उस जो अपशिष्ट पदार्थ जिसमें फास्फोरस का मात्रा ज़्यादा रहता है उसको हम लोग शायद गुआनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुआनो, ठीक है ना। मिट्टी में फास्फोरस का स्रोत है। क्लियर है, क्या बोलते हैं, गुआनो। यहाँ तक कंप्लीट है कि नहीं? अच्छा, फास्फोरस चक्र और कार्बन चक्र में अंतर याद करना है आप लोगों को। फास्फोरस चक्र और कार्बन चक्र में, क्लियर है। गैसीय और अवसादी चक्र में भी अंतर याद करना है। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ जाए क्या, ठीक है। ये हो गया आपका फास्फोरस चक्र। अब बढ़ेंगे किसके बारे में, नाइट्रोजन चक्र के बारे में। नाइट्रोजन चक्र 11वीं में पढ़े थे, मिनरल एंड न्यूट्रिशन चैप्टर में। क्लियर है कि नहीं? नाइट्रोजन जो रहता है दलहनी पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आवश्यक होता है। उनकी जड़ों में गांठ बन जाता है। राइजोबियम जीवाणु वाला कहानी याद आया? राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता था, नाइट्रोजन के यौगिक में, नाइट्रेट और नाइट्राइट में। क्लियर है, किस में कन्वर्ट करता था, नाइट्रेट और नाइट्राइट में। फिर ध्यान देना, जैसे कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण द्वारा पेड़ पौधे ग्रहण किए। पेड़ पौधे को कौन ग्रहण करेंगे, जंतु। तो ये नाइट्रोजन इससे इसमें गया, इससे इसमें गया। अच्छा, मनुष्य में नाइट्रोजन होता है कि नहीं, उसके बॉडी में परसेंटेज है कि नहीं है? अरे न्यूक्लिक एसिड या नाइट्रोजन बेस। क्लियर है कि नहीं? पूरा जीवन का आधार है तुम्हारा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो पेड़ पौधे को कौन ग्रहण किया, जंतु।
जंतु है, निपट गए, कहाँ चले गए, फिर से मिट्टी में। ये नाइट्रोजन फिर कहाँ गया है, अभी मिट्टी में। कहाँ गया है, मिट्टी में। अब मिट्टी में ये उपस्थित जो नाइट्रोजन है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, अमोनिया में। अमोनियम का कन्वर्ट करते हैं तो अमोनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनीकरण। फिर अमोनिया से इसको नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रेट में बदलते हैं। फिर इस नाइट्रेट को पेड़ पौधा ग्रहण कर सकता है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ध्यान से समझने का कोशिश करना। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है या भूमि में जो हमारा नाइट्रेट आयन जो आया था उसको फिर से नाइट्रोजन में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, विनाइट्रीकरण। क्या बोलूंगा, विनाइट्रीकरण। पहले नाइट्रीकरण था, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना। अब जो नाइट्रोजन के यौगिक है उसको फिर से किस में बदल रहा हूं, नाइट्रोजन में, तो उसको क्या बोलेंगे, विनाइट्रीकरण। और कैसे हो सकता है नाइट्रोजन का हमारे क्या बोलते हैं पेड़ पौधे में प्रवेश, जब बिजली चमकता वगैरह होगा तो उस टाइम में भी जो नाइट्रोजन गैस है वो टूट करके कहाँ प्रवेश कर सकता होगा, पेड़ पौधे में। नाइट्रोजन चक्र के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोग पढ़े थे, कौन सी क्लास में, 11वीं क्लास में। इसको एक बार देख लेना, सब एकदम सिंपल है। कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल और आपका नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से ये जो आपका चैप्टर था, कौन सा चैप्टर आपका, ठीक है, इको सिस्टम, वो पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अच्छा, कुछ कुछ एमपी चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आपको क्या क्या याद करना है, उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर, उत्पादक व उपभोक्ता में अंतर, ये याद रखना है सबको। दूसरा उत्पादन, प्रोडक्टिविटी, याद आया, उत्पादक या उत्पादन, ठीक है ना, तथा अपघटन में अंतर, उत्पादन तथा अपघटन में अंतर। किसमें अंतर याद करना है, उत्पादन तथा अपघटन में अंतर। और किसमें याद रखना है, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। क्या अंतर याद रखना है, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता, इसमें भी अंतर याद रखना है। गैसीय चक्र और अवसादी चक्र, गैसीय चक्र और कौन सा चक्र, अवसादी चक्र में अंतर याद रखना है। क्लियर है ना। कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल, इसमें याद रखना है, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल में। इसके अलावा और किसमें अंतर याद रखना है, लीटर और डेट्राइटस में। लीटर डीप लीटर सिस्टम पढ़ाया जाता है ना, जब पोल्ट्री का, ध्यान समझना, पोल्ट्री का हम लोग वो पढ़ाते हैं ना, आवास पढ़ाते हैं, तो अलग अलग पोल्ट्री का आवास सिस्टम रहता है। कैज सिस्टम होता है, डीप लीटर सिस्टम होता है, ठीक है। कैज सिस्टम में पिंजरे में रखा जाता है, ठीक है ना, पक्षियों को। डीप लीटर सिस्टम में क्या होता है, पैरा वगैरह का बिछावन होता है, या उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है उसी के ऊपर क्या किया जाता है, पोल्ट्री को पाला जाता है, ठीक है। तो लीटर और डेट्राइटस, लीटर और डेट्राइटस दोनों में अंतर। क्लियर है कि नहीं, लीटर और डेट्राइटस दोनों में अंतर, ये याद रख लेना। और कुछ अंतर है क्या, नहीं, ठीक है। अलग अलग प्रकार का जाति है, उसके बारे में पढ़ लेना। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर था, क्या, इकोसिस्टम, पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। और इसी के साथ ही हमारा इकोलॉजी का टोटल कितना चैप्टर था, 4 चैप्टर, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़े, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, बायोडाइवर्सिटी। और कौन सा चैप्टर था, पॉल्यूशन वाला, कौन सा था, पॉल्यूशन। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या पढ़ लिए, इकोसिस्टम। ये पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।